हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट समेटिव एग्ज़ाम 2022 का क्लास 10 फिजिकल साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से देखिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल में प्राकृतिक घटनाएं किस मंडल में घटती है। ठीक है, ऑप्शन जो दिया है शांत मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और ओजोन मंडल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, चाहे वो बिजली का कड़कना, ठीक है, या आंधी तूफान जो भी हो, वो सारा का सारा क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्षोभ मंडल। तो इसलिए यहाँ पे हम आंसर करेंगे क्षोभ मंडल। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है। जो हम लोग टीवी में या रेडियो में जो तस्वीर देखते हैं या उसका आवाज़ सुनते हैं, वो आयन मंडल में उस तरंग को छोड़ दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर दिया है कि रेडियो तरंगों का प्रसारण कहाँ से होता है, किस मंडल से होता है। तो यहाँ दिया आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और बहिर्मंडल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, इसको कहते हैं नवीकरणीय मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, अर्थात जो ऊर्जा बार बार उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है, कोयला, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो देखिए ये सारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो निश्चित रूप से यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा जो होते हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CO2 है, N2O है और CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो सभी ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। किसको छोड़कर, ऑक्सीजन गैस को छोड़कर। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन पदार्थों का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, मतलब कौन सा पदार्थ है जिसे जलाने से प्रति ग्राम अधिक से अधिक ऊर्जा या अधिक कैलोरी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो हाइड्रोजन गैस है इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 150। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन है। 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें कहा कि NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा, है ना। ये निश्चित किया हुआ है 22.4 लीटर। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम अणु भार किसी भी गैस का ले लिया जाए तो उसमें एक फिक्स्ड आयतन होता है और वो आयतन होता है 22.4 यानी 22.4 लीटर, चाहे किसी भी गैस का 1 मोल का आयतन क्यों न ले लिया जाए। जैसे अगर हम NH3 लेते हैं, NH3 गैस लेते हैं, ठीक है, तो NH3 गैस का अगर 1 मोल आयतन लेते हैं, 1 मोल, ठीक है, तो 1 मोल आयतन अगर इसका लेते हैं तो इसका कितना आयतन होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा गैस CO2 लेते हैं तो CO2 गैस का भी अगर कितना लें, 1 मोल आयतन ले लें, ठीक है, तो तब भी इसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर, है ना। लेकिन एक शर्त है, यहाँ NTP होना चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। क्लियर है। वास्तविक गैस बॉयल्स के नियम का पालन करती है कब। तो वास्तविक गैस जो बॉयल्स के नियम का पालन करती है वो तभी करती है जब
तापक्रम क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए और दबाव कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, कम दबाव और उच्च तापक्रम पर। ये इसका सही आंसर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव का एसआई इकाई पास्कल, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पास्कल। पास्कल को हम न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर n m⁻⁻² भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। परम तापक्रम का मान कितना होता है? -273 डिग्री सी। ठीक है, तो सी नंबर का दाग लगाएंगे, -273 डिग्री सी इसका सही आंसर। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस प्रमुख है? प्रमुख जब भी बात आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग प्रमुख ग्रीन हाउस गैस ही मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब दूसरा क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण का अवशोषण किस मंडल में होता है? पराबैंगनी किरण का जो अवशोषण होता है वो होता है कौन सा मंडल में? तो ओजोन मंडल में। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में क्या होता है? तो पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, जिसका कि तरंग दैर्ध्य का लंबाई बहुत ही कम होता है। ठीक है, वो पराबैंगनी किरण कहलाता है और ये ओजोन मंडल के द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे प्राणी और पेड़ पौधे इसके प्रभाव से बच जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दो जीवाश्म ईंधन का नाम क्या है? दो जीवाश्म ईंधन क्या क्या होंगे? एक तो कोयला हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पेट्रोलियम हो जाएगा। ये दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम। ये दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस तापक्रम पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है? तो गैस का आयतन -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही शून्य हो जाता है। -273 डिग्री सी, इतना डिग्री टेम्परेचर पर कोई भी गैस को ले जाएंगे तो उसका आयतन शून्य हो जाता है। इसी को कहते हैं परम तापक्रम। क्या कहते हैं? परम तापक्रम। -273 डिग्री सी है ना, इसी को कहते हैं परम तापक्रम। तो परम तापक्रम पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या मान पहले से भी पता है, 6.022 × 10⁻23। ये है एवोगाड्रो संख्या का मान। कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन भी हो सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ें। PV = KT क्या है? ये गैस समीकरण है। इसको क्या कहते हैं? गैस समीकरण। क्या कहेंगे इसको? गैस समीकरण। गैस समीकरण, गैस इक्वेशन इसी को कहते हैं। PV = KT।
दो मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? दो मुख्य ग्रीन हाउस गैस का नाम अगर पूछा जाए, ठीक है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? दो ग्रीन हाउस गैस में एक CO2 लिख सकते हैं और दूसरा CH4 भी लिख सकते हैं। ये दोनों का दोनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ओजोन का अणुसूत्र क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। ये ओजोन का क्या है? अणुसूत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन 3 नंबर, वायुमंडल किसे कहते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो स्तर पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्लियर है? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के विभिन्न स्तर को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक। ओजोन छिद्र क्या है और यह कहाँ अधिक बनते हैं? ओजोन छिद्र किसको कहते हैं? तो ओजोन स्तर का वह भाग जहाँ ओजोन गैस समाप्त हो जाता है या ओजोन गैस की कमी हो जाती है, उसी स्थान को हम कहते हैं ओजोन छिद्र। और ये अधिक प्रायः ध्रुवीय प्रदेशों में बनते हैं, जैसे अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका में ये ज़्यादा बनते हैं। क्लियर है? भूमंडलीय उष्णता किसे कहते हैं? तो लिखेंगे सूर्य के प्रकाश का किरण जब धरती के पास आपतित होते हैं या धरती के ऊपर आते हैं तो वायुमंडल के जो CO2 होते हैं उस सूर्य के प्रकाश के किरण को अवशोषित कर लेते हैं और पूरे वायुमंडल को गर्म कर देते हैं। इसे ही हम कहते हैं भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बॉयल्स का नियम को लिखो। अस्थिर तापक्रम पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोम समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ हम बोल सकते हैं P समानुपाती 1/P। ये रिलेशन जो है बॉयल्स का होता है। इसलिए बॉयल्स का नियम के अनुसार जहाँ T को क्या करते हैं हम लोग, जहाँ T बराबर स्थिरांक, T को स्थिरांक करते हैं और रिलेशन किसके बीच में बनाते हैं? वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में बनाते हैं। ठीक है, इसलिए बॉयल्स का नियम क्या है? अस्थिर तापक्रम पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोम समानुपाती, अर्थात V समानुपाती 1/P होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉयल्स का नियम। परम शून्य तापक्रम किसे कहते हैं? परम शून्य तापक्रम जिस तापक्रम पर किसी भी गैस का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है उस तापक्रम को ही परम शून्य तापक्रम कहते हैं और इसका मान होता है -273 डिग्री C, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। क्लियर है? गैस समीकरण किसे कहते हैं? यह किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? गैस समीकरण माने वह समीकरण जो क्या करे, तो बॉयल्स चार्ल्स को संयुक्त रूप से पालन करें। अर्थात वह समीकरण जिसमें किसी भी गैस के तापक्रम, परम तापक्रम बोल सकते हैं, परम तापक्रम, दबाव तथा आयतन के बीच संबंध स्थापित करते हैं, तो उसे ही गैस समीकरण कहा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? गैस समीकरण कहते हैं। अर्थात गैस समीकरण क्या है? PV बराबर KT। अब इसको स्थापित कैसे करते हैं, है ना? स्थापन, सूत्र का स्थापन कैसे करते हैं? बॉयल्स के नियम से क्या होता है?
बॉयल्स के नियम से V समानुपाती 1/p, जहाँ T अस्थिर। चार्ल्स के नियम से क्या होता है? चार्ल्स के नियम से V समानुपाती कैपिटल T। ठीक। अब ये दोनों नियम को अगर संयुक्त कर दें तो क्या आता है? यहाँ पे जहाँ P अस्थिरांक, परंतु अगर दोनों को P और T अगर चेंज होने लगे तो बॉयल्स तथा चार्ल्स को संयुक्त करने पर के नियम को संयुक्त करने पर क्या आएगा? V समानुपाती T/P। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो V यानी PV बराबर, अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करें, इसको स्थिरांक डाल करके यहाँ पे K स्थिरांक डाल देते हैं ताकि हम समानुपाती को समाप्त कर सकें, जहाँ K बराबर स्थिरांक। अब क्या होगा? PV बराबर KT। ये जो समीकरण आया है यही क्या है? यही है गैस इक्वेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन 760 mmHg पर 840 लीटर है। यदि दबाव 855 मिलीमीटर कर दिया जाए तो उस गैस का आयतन कितना होगा? ठीक है, ये सवाल है। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए जो दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रारंभिक दबाव दिया, प्रारंभिक दबाव कितना दिया है? 760 mmHg। ठीक है। प्रारंभिक आयतन कितना दिया है? आयतन, अच्छा प्रारंभिक दबाव है तो इसको हम लोग P1 मानते हैं। अब प्रारंभिक आयतन है तो V1 मानते हैं। तो V1 कितना दिया है यहाँ पे देख लिया जाए। V1 कितना दिया है? V1 दिया हुआ है 840 लीटर। ठीक है, 840 लीटर V1 दिया हुआ, तो V1 बराबर 840 लीटर। अच्छा, अंतिम दबाव कितना है? अंतिम दबाव दिया हुआ है P2 बराबर 855 mmHg। ठीक है। अंतिम आयतन हमें पूछा जा रहा है। अंतिम आयतन बराबर V2 बराबर वाट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तापक्रम अस्थिर, चूँकि तापक्रम अस्थिर इसलिए किसका नियम? बॉयल्स का नियम। बॉयल्स के नियम से क्या हो जाएगा? P1 V1 बराबर P2 V2, ये सूत्र है। अब इस सूत्र में आप बैठाएंगे P1 के जगह पे कितना है? 760। V1 के जगह पे कितना है? V1 के जगह पे 840। P2 के जगह पे कितना देख लीजिए? 855, और V2 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे V2 हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए V2 बराबर हो जाएगा कितना? 760 मल्टीप्लाई 840 और डिवाइडेड बाय 855। ठीक है, इसको हम 3 से काटते हैं
3 2 जा 6, उसके बाद आएगा 25, 3 8 जा 24, फिर आ जाएगा 15, तो 5 बार में कट जाएगा। इसको 3 से अगर काटें तो 3 दूनी 6, 3 8 24 कट जाएगा। इसको फिर काटें, इसको हम काट लेते हैं 5 से, 5 5 25, 5 7 35, इसको 5 से 5 25, 5 36। अब इसको 19 से काट लेते हैं, 19 या 57, 19 चौक 76। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। कितना आएगा? 40 × 5 6 और डिवाइडेड बाई 3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 20 है तो 22। इसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? 3 7 21, 14 आएगा, 3 चौक 12, 2 0 आएगा ना, 3 चौक 18, फिर 2 आएगा, एक 0 बैठा लेते, एक दशमलव देंगे, फिर 6 आएगा। ऐसे 6 6 क्या होगा? आते चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 7 4 6.6 6 और 6, ऐसे 6 6 आते जाएगा। तो इसको लगभग हम ऐसे लिख सकते हैं 6, और ये 6 के बाद फिर 6 है, 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 7, और ये लीटर लिख सकते हैं। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन है ऊर्जा संकट को रोकने का उपाय। अब ऊर्जा संकट को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऊर्जा संकट को अगर रोकना है तो हमें क्या क्या करना होगा वो देखिए। तो सबसे पहली बात है 1 नंबर कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा बचा हुआ रहेगा और उसका अधिक दिन तक हम उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, इसको करके हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा संकट को रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ऊर्जा का जो अपव्यय होता है उसको हमें रोकना पड़ेगा, ऊर्जा के अपव्यय को रोकना पड़ेगा। अपव्यय मतलब बिना मतलब का ऊर्जा हम लोग बर्बाद करते हैं, अपव्यय को रोकना। ठीक है, तीसरा क्या करना पड़ेगा उपाय जिससे कि ऊर्जा संकट घट जाएगा? तो ऊर्जा संकट रोकने के लिए हमको खाना पकाने का जो बर्तन है, खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करेंगे। अब देखिए, प्रेशर कुकर यूज अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि कम समय में भोजन बन जाते हैं, जिससे कि हमें ईंधन का बचत हो जाता है। क्लियर है? फिर सौर हीटर और सौर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। सौर हीटर तथा सौर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? ऊर्जा हमारा बचा हुआ रहेगा। ठीक है, और पेट्रोलियम ज़्यादातर क्या होता है कि हम जो भी वाहन चलाते हैं उसमें पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा खपत होता है। तो हम ऐसा वाहन का खोज करें जिसमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं हो। ठीक है, और गैर परंपरागत, यानी कहने का मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला वाहन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी सोलर ऊर्जा का उपयोग कर
हम ऊर्जा संकट से बच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन मंडल के बारे में वर्णन करो। अब ये ओजोन मंडल क्या है सो देखिए। ओजोन मंडल हमेशा क्या होता है कि ये क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर उपस्थित होता है ना। ओजोन मंडल कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। ओजोन मंडल क्षोभ मंडल से 35 लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? ओजोन गैस की अधिकता होता है। ओजोन गैस की अधिकता, और ये इसका काम क्या है? इस मंडल में ओजोन गैस की अधिकता होती है और इसका काम है सूर्य के परावैंगनी किरण को वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया भी होती है। वो क्या होता है कि O2 गैस जो होता है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके हमेशा O3 गैस यानी ओजोन गैस हमेशा बनाते रहते हैं। ठीक है, और ये फिर विच्छेदित जब होते हैं तो फिर ऑक्सीजन गैस यानी ऑक्सीजन परमाणु में ये विच्छेदित भी हो सकते हैं। ठीक है, ओजोन का बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि ये एक रक्षा आवरण का कार्य करता है। इस आवरण द्वारा ओजोन सूर्य के परावैंगनी किरण को पृथ्वी के सतह पर आने नहीं देता। यह ओजोन गैस इन विकिरण तरंगों का अवशोषण कर लेती है। यदि ये किरणें धरातल पर पहुंच जाए तो तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि किसी भी प्रकार के जीव का अस्तित्व भूतल पर संभव नहीं होगा। इसलिए ये ओजोन स्तर हमारे लिए बहुत ही क्या है? उपयोगी। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस के मुख्य स्रोत क्या क्या है। तो ग्रीन हाउस का स्रोत कहने का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करता है। ठीक है, वही है ग्रीन हाउस गैस का स्रोत। ग्रीन हाउस गैस का स्रोत ज़्यादातर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं वही स्रोत होता है ग्रीन हाउस का। और वो सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाना। ठीक है, इससे क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस प्राप्त होगा यानी CO2 अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। दूसरा क्या है? जंगल का हम लोग विनाश कर रहे हैं। तो जंगलों के विनाश, अगर जंगल का विनाश करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं, परंतु जंगल के विनाश करने से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित हो जाएगा, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाए। तीसरा है मीथेन गैस। मीथेन गैस की मात्रा का बढ़ना। ठीक है, दलदल भूमि में क्या होते हैं? पेड़ पौधे के जो अंश होते हैं वो सड़ते हैं और सड़ने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि मीथेन गैस उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है? मीथेन गैस को बढ़ाता है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। और लास्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उत्पन्न होना। ये ज़्यादातर क्या होता है? टीवी और फ्रिज जो है, फ्रिज मशीन जिसको रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, उससे, और हवाई छिड़काव जो किया जाता है, हवाई छिड़काव, उससे भी
ठीक है। CFC गैस उत्पन्न होता है और ये वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और ये भी कहीं न कहीं ग्रीन हाउस गैस का स्रोत है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो जो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।